ऐसे होगा एस। ये रहा ना पोस्ट। हेलो हेलो, सुन पा रहे हैं आप लोग मुझे? यस सर। सुन पा रहे हैं सर चलिए ठीक है, फिर से कनेक्ट हो गए हम लोग। रही है। अच्छा एक मिनट देखिए, स्क्रीन आती है, मैं शेयर करूंगा। स्क्रीन शेयर करनी है। माइक ऑफ करवा दीजिए सबका। ये ना शेयर स्क्रीन कहाँ पे जाना है, किसमें है? स्क्रीन स्टार्ट में। देखिए लिस्ट। आ गई सर स्क्रीन? ठीक है। हाँ, आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं? जी सर, आ रही है आ रही है। स्क्रीन साइज छोटा है। सर ठीक है अब। सर तिरछा आ रहा है। अब ठीक है सर, ओके। ठीक है सर, ओके सर। हेलो यस सर। जी सर। आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं? ठीक है सर, अब बिल्कुल ठीक है। सर दिखाई दे रहा है। सही नहीं आ रही है सर, तिरछी आ रही है। सर जूम कीजिए, जूम रोटेट में आ रही है सर इसकी। यस सर, सर सही है सर से जूम कीजिए, जूम। ठीक है सर, ओके। सही है सर, ओके सर। अरे सारे पार्टिसिपेंट आप अपना माइक म्यूट करो, माइक म्यूट कीजिए। हाँ, सुन पा रहे हैं आप लोग मुझे? जी सर। स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट करो। सुन पा रहे हैं आप लोग मुझे? क्या सर? यस सर। वापस सुनाई नहीं दे रहा है। यस सर। वापस सुनाई नहीं दे रहा है, जैसे कोई रिस्पॉन्ड कर अरे रहा सारे है। पार्टिसिपेंट अपना माइक सुनाई ऑफ नहीं दे करो। सभी जी का माइक ऑफ है। रहा। हाँ? उससे ले लो। कनेक्टेड है ये, उठा दिया मैंने बात। ठीक है, आज हमारा शमी सर। हाँ जी शमी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, ये जितने बच्चों को एक बार हिदायत दे दीजिए, माइक म्यूट कर दीजिए, अन्यथा इनको क्लास से बाहर कर दीजिए सर। ये इतनी बार समझाने के बाद भी सुन नहीं रहे, क्लास डिस्टर्ब हो रही है। ठीक ठीक तुरंत निकाल दीजिए क्लास से सर। ठीक।
रितेश, ये कौन है? जीरो ये सब कौन है? ये सब क्यों घुस रहा है अंदर? आज हमारा चौथे दिन इतना समझाने के बाद भी सर ये लोग नहीं कर रहे हैं, निकाल दीजिए जो भी है, क्लास से बाहर कर दीजिए सर। तो आज हमारा चौथे दिन का पहला सेशन है मेंटेनेंस ऑक्सीजन प्लांट का। ठीक है, सुन पा तो आज हम बात करेंगे ऑक्सीजन प्लांट मेंटेनेंस की। मेंटेनेंस क्या होता है? मेंटेनेंस का मतलब समझते हैं सभी लोग? किसी को कोई दिक्कत है मेंटेनेंस का मतलब समझने में? नो सर। मेंटेनेंस सबको पता है। मेंटेनेंस मतलब रख रखाव। आप कोई भी सामान लेते हैं, चाहे आपका मोबाइल है, चाहे आपका टीवी है, साइकिल है, मोटरसाइकिल है, किसी भी सामान को यूज करते हैं तो आपको उसका रख रखाव करना पड़ता है। ठीक है, रख रखाव जो होता है वो मेनली दो तरह का होता है। एक जिसको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कहते हैं, यानी कि वो मेंटेनेंस जो किसी चीज के खराब होने से पहले कर ली जाए। और दूसरा होता है ब्रेक डाउन मेंटेनेंस, यानी जो चीज एक बार खराब हो गई उसके बाद उसको मेंटेन करने के लिए, ठीक करने के लिए हम काम करते हैं। देखिए, आप सभी लोग अपना माइक बंद रखिए और इसको तभी इस्तेमाल कीजिए जब आपको बोलना हो। समझ आया? ठीक है, एक क्लास होता है, क्लास इंटरएक्टिव सेशन होता है। अगर मैं एक साइड से बोलता रहूंगा तो वो तो वीडियो कई तरीकों से मिल सकती है, लेकिन इंटरेक्टिव होता है जहां मैं कुछ बताऊं फिर कुछ आपसे पूछूं। लेकिन हम जब ये ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं तो ये जरूरी है कि आप तभी बोलें या माइक ऑन तभी करें जब जरूरत हो, जब पूछा जाए। समझ आया सबको? अगर बीच में कोई बिना वजह आवाज होगी, अगर बिना वजह कोई आवाज होगी, कोई डिस्टर्बिंग नॉइज होगी, तो उससे सब लोग डिस्टर्ब होंगे, सबका ध्यान हटेगा। ठीक है, और जो लोग ट्रेनिंग के लिए सीरियस ना हो, अगर सिर्फ सर्टिफिकेट पाने की चाह हो, तो अपना मोबाइल साइड में रख के आराम से बैठो। ठीक है, ना सुनने की जरूरत है, ना डिस्टर्ब होने की जरूरत है। ठीक, लेकिन अगर आप क्लास कर रहे हैं तो ठीक से कीजिए, खुद भी समझिए और कोशिश कीजिए कि किसी और को परेशानी ना हो। ठीक है, तो अब हम वापस कोर्स पर आते हैं। इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव है कि मेंटेनेंस की जरूरत क्यों होती है, ऐसे प्लांट के जो मेजर कंपोनेंट्स, बड़े बड़े इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स या पार्ट्स, हिस्से क्या हैं, पीएसए ऑक्सीजन जनरेशन का स्टार्ट कैसे होता है, स्टॉप कैसे होता है, फिर मेंटेनेंस की टाइप्स, यानी कितने तरह की मेंटेनेंस हैं, और मेंटेनेंस में क्या क्या देखना है, और क्या डॉक्यूमेंटेशन करना है मेंटेनेंस करने के लिए। ठीक,
ठीक, अब नीड फॉर मेंटेनेंस, यानी मेंटेनेंस या रख रखाव की आवश्यकता क्यों है? ठीक है, हम लोग जो भी मशीन चला रहे हैं, उस जैसे हम जो मशीन यहाँ चला रहे हैं ऑक्सीजन प्लांट, तो बता सकता है इसका पर्पस क्या है इस मशीन का? कोई बता सकता है इस मशीन का पर्पस क्या है जिसकी ट्रेनिंग हम कर रहे हैं? ऑक्सीजन प्लांट यस सर, इसका पर्पस है मशीन जो है, इसका ऑक्सीजन को पर्पस क्या है? प्योर ऑक्सीजन बनाना। इस पैंडेमिक में जो कोविड पेशेंट्स हैं उनको ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो उनके लिए प्योर ऑक्सीजन उपलब्ध कराना। मेन फॉर मेडिकल पर्पस। अच्छा, अब इसमें थोड़े से सुधार की जरूरत है। इस मशीन का पर्पस है, अब हमारे चारों तरफ जो है वातावरण है, एटमॉस्फेयर है ना? हाँ सर, मतलब नाइट्रोजन को अलग करना और जो ऑक्सीजन के साथ और भी गैसेस होती हैं उनको अलग करके सिर्फ ऑक्सीजन को प्योरीफाई करके निकालना। हाँ, हमारे चारों तरफ जो वातावरण है, एटमॉस्फेयर है, इसमें ऑलरेडी ऑक्सीजन है जी, और हमारे शरीर के अंदर, हमारे शरीर का एक हिस्सा है जो कि ऑक्सीजन प्लांट की तरह ही काम करता है। हमारे शरीर में जो फेफड़े हैं, जिनको लंग्स बोलते हैं अंग्रेजी में, वो यही काम करता है। बेसिक पर्पस जो है लंग्स का वो यही है कि वातावरण से जो भी हवा है उसे हम अपने नाक के द्वारा, सांस नली के द्वारा ले जाते हैं फेफड़ों तक। फेफड़े जो है हमारे उस मिश्रित वायु से, एयर मिक्सचर से ऑक्सीजन को अलग कर लेती है। इस मिश्रित वायु में लगभग 21% ऑक्सीजन है और 78% से थोड़ा ज्यादा नाइट्रोजन है, और बाकी बची खुची कुछ गैसेस हैं। तो हमारा जो फेफड़ा है वो भी एक ऑक्सीजन प्लांट है। ऑक्सीजन प्लांट कई तरीके के हो सकते हैं, ये शायद आपने पहले पढ़ लिया होगा। तो ऑक्सीजन प्लांट का मतलब ये नहीं कि PSA ओनली, सिर्फ PSA ऑक्सीजन प्लांट की बात नहीं होती। ऑक्सीजन प्लांट मतलब कोई भी ऐसा प्लांट जो हवा में से ऑक्सीजन को निकाल के रख ले और बाकी चीजों को अलग कर दे, इसको ऑक्सीजन प्लांट बोलते हैं। तो जो हमारे शरीर का ऑक्सीजन प्लांट है यानी लंग्स है, वो भी यही काम करता है कि वातावरण में जो मिश्रित वायु है, जिसमें ऑक्सीजन के अलावा और भी गैसेस हैं, उनमें से सिर्फ ऑक्सीजन रख लेता है, बाकी को हम सांस के द्वारा ही वापस बाहर छोड़ देते हैं। लेकिन ये जो कोविड है, जो बीमारी है कोविड-19, अच्छा आप लोगों को कोविड का फुल फॉर्म पता है? यस सर। यस सर। कोरोना वायरस डिजीज। ठीक है, और कोरोना ये जो वायरस है 2019। हाँ, ये जो वायरस है ये 2019 में पता लगा था इस बारे में। ठीक है, इसीलिए ये है कोविड-19। ठीक, तो ये जो कोविड-19 है, इस बीमारी में जब सीरियस हो जाता है आदमी, तब उसके फेफड़ों पर ज्यादातर असर पड़ता है। ये उन बीमारियों की कैटेगरी में से है जिनको रेस्पिरेटरी डिसीजेस बोलते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब हमारे शरीर के अंदर कई सारे सिस्टम होते हैं, पता है आपको, है ना? एक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जिससे हम खाना खाते हैं, पचाते हैं, बाहर निकालते हैं। तो ऐसे ही एक सांस लेने का सिस्टम है कि ऑक्सीजन, हम बाहर से हवा लेते हैं, उसमें से ऑक्सीजन को अलग करते हैं, वो ऑक्सीजन फिर खून में मिलकर शरीर के अलग अलग हिस्सों तक जाती है, जहां पर उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है, और ऑक्सीजन इस्तेमाल के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस आकर खून फेफड़ों को दे देता है और फिर हम उसको सांस लेके बाहर निकाल देते हैं।
हमारा बॉडी ये काम करने में अपने आप में सक्षम होता है बिना किसी मदद। देखिए, आपको जब बोला जाए तभी अपना माइक ऑन कीजिए, वरना ऑफ रखिए, ठीक है? तो हम वैसे ही सक्षम है हमारा शरीर ये सब काम करने के लिए, लेकिन ये कोविड-19 की जो बीमारी है, इसमें अगर थोड़ा बहुत असर हुआ तो आपकी प्रतिरोधी शारीरिक प्रतिरोधी क्षमता अगर अच्छी है तो आप ज्यादा बीमार नहीं पड़ते हैं, थोड़ा बहुत बुखार होकर खुद से ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर आप ज्यादा बीमार हो जाते हैं तो ये सबसे पहले जो सांस लेने का सिस्टम है शरीर का, उसको इफेक्ट करता है, और जो हमारा अपने शरीर का ऑक्सीजन प्लांट है, लंग्स, फेफड़े, उनको इफेक्ट करता है। उनको इफेक्ट करके चोक कर देता है, उसमें भी छेद छेद से होते हैं और उनको चोक कर देता है, उनमें बलगम भर देता है। तो बलगम भर जाने की वजह से जो फेफड़े हैं उनकी जो क्षमता है हवा में से, मिश्रित वायु में से ऑक्सीजन निकालने की, वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर के विभिन्न भागों को जितने ऑक्सीजन की आवश्यकता है वो नहीं मिल पाती। और अगर ऐसी दशा कुछ ज्यादा समय तक रह गई कि शरीर के भागों को जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी नहीं मिली, तो हमारा शरीर जो है वो धीरे धीरे काम करना, कौन है ये? किसी को बीच में कोई दिक्कत परेशानी लगे समझने में जो मैं समझा रहा हूं तो मुझे टोक सकता है। किसी को लगे कि मैं जो बता रहा हूं वो सब जानते हैं, मैं कुछ फालतू बात कर रहा हूं, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं टॉपिक भी चेंज कर सकता हूं, ठीक है? तो हम बात कर रहे थे कि जो हमारे शरीर का अपना ऑक्सीजन प्लांट है, अगर वो ठीक से काम ना करे तो शरीर के कई हिस्से काम करना बंद कर देंगे, जिससे आखिरकार इंसान की मृत्यु हो जाती है। जैसा आपने पीछे अप्रैल मई में देखा, जब महामारी का रूप विकराल था तो रोज ही कई हजार लोग मारे जा रहे थे। इस स्थिति में लोगों को बचाने के लिए जो मेडिकल साइंस है उसने ये पता लगाया कि अगर इन लोगों को प्योर ऑक्सीजन दी जाए उस समय, अभी तो हम लोग अपने नाकों से मिश्रित वायु लेते हैं जिसमें लगभग 1/5 हिस्सा ऑक्सीजन रहता है और 3/4 हिस्सा 4/5 हिस्सा दूसरी गैसेज हैं। तो उसमें हमारे फेफड़ों को ज्यादा काम करना पड़ता है ऑक्सीजन अलग करने के लिए, और जब फेफड़े स्वस्थ ना हो तो वो इस काम को नहीं कर पाते। उस स्थिति में ऑक्सीजन, ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन, यानी जिसको प्योर ऑक्सीजन बोलते हैं, वो देनी पड़ती है मरीज को, जिससे मरीज कुछ ज्यादा समय तक स्वस्थ रह सके और बीमारी से लड़ सके। इसके लिए हमारे ये मशीन के रूप में ऑक्सीजन प्लांट्स हैं जो मिश्रित वायु में से बाकी गैसेस को हटाकर 93, 94, 95% ऑक्सीजन के फॉर्म में बदल देते हैं। उसमें से सिर्फ ऑक्सीजन निकाल लेते हैं, बाकी गैसेस को बाद। कौन है? किसको परेशानी हुई? मैंने कहा अगर जरूरत नहीं, आपको माइक ऑफ करना आता है अपने से? आप सभी को अपने से माइक ऑफ करना आता है? किसी को नहीं आता है तो बता दीजिए, मैं उसके लिए माइक ऑफ करूं। चलिए, उम्मीद करते हैं सबको आता है और सभी लोग अनावश्यक रूप से माइक ऑन नहीं करेंगे। जरूरत पड़ने पर, जब बोलने की आवश्यकता महसूस हो आपको, माइक ऑन कीजिए, अपनी बात कहिए और माइक ऑफ कर दीजिए, ठीक? ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि जब फेफड़े ठीक से काम नहीं करते तो हम ऑक्सीजन प्लांट के द्वारा हवा में से, मिश्रित वायु में से ऑक्सीजन निकाल के इसको ऑक्सीजन
कंसंट्रेशन करना भी बोलते हैं, यानी कंसंट्रेशन मतलब किसी एक चीज की कोई बढ़ाना। ठीक है, अगर आपके खाने में नमक का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? कोई बताएगा? नमक का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा खाने में तो क्या होगा? कड़वा हो जाएगा खाना। हाँ, बहुत ज्यादा नमकीन हो जाएगा। कंसंट्रेशन बढ़ाना मतलब किसी चीज की मात्रा बढ़ा देना। तो हम इसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाते हैं, यानी ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं या शुद्धता भी बढ़ाते हैं, प्योरिटी बढ़ाते हैं उस हवा, मिश्रित हवा में से, जहां उसकी जो पहले की शुद्धता 20-21% होती है उसको बढ़ा के 92, 93, 94% करते हैं, मतलब 93% या उससे ऊपर कर देते हैं, जो अगर मरीज को दी जाए तो उसके कमजोर फेफड़े भी शरीर में। माइक ऑफ कीजिए, अनावश्यक रूप से माइक ऑन नहीं रहना चाहिए। किसका माइक ऑन है ये? उसका नाम बताइए जिसका माइक ऑन है, इनको हम थोड़ी इज्जत देते हैं। किसका माइक ऑन है सभी लोग बताइए तो जरा नाम पढ़ के, किसका माइक ऑन है? मोहम्मद आदिल, योगेश और मोहम्मद आदिल। नीरज कुमार वर्मा। मोहम्मद आदिल और योगेश। नीरज कुमार और एक क्या वो आपको माइक ऑफ था? हाँ? क्या अपना नीरज नाम कुमार सुनने का की माइक इच्छा ऑन है? हो रहा है सर। अपना नाम सुनने की इच्छा है? बंद कीजिए माइक सभी लोग। सर ये मोहम्मद आदिल माइक क्यों नहीं बंद कर रहे हैं? सर पढ़ना नहीं है उन्हें शायद। चलिए देखते हैं थोड़ी सर देर। आप मोहम्मद आदिल को निकाल दीजिए क्लास से। नहीं, हम इनको सर्टिफिकेट कैंसिल करवा देते हैं। इनको ट्रेनिंग नहीं करनी है मोहम्मद आदिल को। सर क्लास में डिस्टर्बेंस मचा रहे हैं मोहम्मद आदिल। सर आपसे कहने के बाद भी खोल रहा है माइक ये। सर बैकग्राउंड डिस्टर्बेंस हो रहा है बहुत। हाँ हाँ, कर दिया उसको बंद, म्यूट हमने। अगर मोहम्मद आदिल जी अब अनम्यूट करेंगे तो हम उनको वेटिंग रूम में डाल देंगे। ठीक है, हम लोग बात कर रहे थे कि अगर हमारे शरीर का ऑक्सीजन प्लांट यानी लंग्स कमजोर हो जाते हैं तो हमको बाहर से शुद्ध ऑक्सीजन देनी पड़ती है। वो शुद्ध ऑक्सीजन देने के लिए ऑक्सीजन प्लांट्स बनाए गए हैं। ठीक है, अब जब कोई मशीन चलती है, अब ये मशीन है, इसके अलग अलग हिस्से हैं। ठीक है, ये मशीन है, इसके अलग अलग हिस्से हैं। अब कोई बताएगा इस मशीन के मेन हिस्से कौन कौन से हैं? कंप्रेसर, पीएसए जनरेटर। नहीं, कंप्रेसर है और नंबर 1 कंप्रेसर। ड्रायर। ओके, No, नंबर 1 officer, कंप्रेसर, नंबर 2 ड्रायर। ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट। एडजॉर्प्शन भी। क्या तीसरा नंबर क्या बोले? एडजॉर्प्शन। ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट।
फिल्टर क्या हो रखा है? जनरेटर प्लांट 3 नंबर, सवाल और है, सवाल है, सवाल है। अगर एक भी नहीं रहेगा तो कुछ नहीं हो पाएगा सर। अच्छा, पहला हुआ कंप्रेसर, दूसरा हुआ ड्रायर, तीसरा तीसरा हुआ फिल्टर। ऑक्सीजन प्लांट, फिल्टर। फिल्टर। सर अच्छा, फिल्टर, हाल ठीक है, हाल चलिए अगर चौथा इसमें नंबर फिल्टर, सर पांचवा नंबर चौथा नंबर एयर टैंक, एयर रिजर्वायर। एयर रिजर्वायर, 5 हो गए। छठा सोलोनॉइड वाल्व। सोलोनॉइड वाल्व। चलिए, कई सारे सोलोनॉइड वाल्व होते हैं, ठीक है, मेनली ये 6-7 कंपोनेंट्स हैं। अब सभी लोग म्यूट कर लीजिए अपने आप को, ठीक है, धन्यवाद म्यूट करने के लिए। अभी जो सबसे पहला पार्ट है कंप्रेसर, कंप्रेसर तो बहुत जनरल चीज है। सॉरी, आप सभी ने साइकिल वगैरह की दुकान पर देखा होगा, कंप्रेसर रहता है, ठीक है, बट जनरली वो जो कंप्रेसर है वो रेसिप्रोकेटिंग टाइप का रहता है। कंप्रेसर के 4-5 तरीके होते हैं कि किन तरह का कंप्रेसर है, तो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे कि कितने तरह के कंप्रेसर होते हैं, बट कंप्रेसर का मेन काम है, काम क्या है कंप्रेसर का, हम उसके बारे में बात करेंगे, और उस काम को करने में किस तरह से व्यवधान, रुकावट या कोई दिक्कत आ सकती है। कंप्रेसर करता है क्या काम? हवा लेता है वातावरण से, मिश्रित वायु लेता है, और कंप्रेस करना, कंप्रेस का मतलब समझते हैं सभी लोग? हवा के दाब को बढ़ा देना, प्रेशराइज करना। हवा के दाब को बढ़ा देना, बिल्कुल। जैसे अगर आप एक रुई के गद्दे को लेकर उसको दबा के बैठ जाएं, तो क्या होगा? वो गद्दा अपनी जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन होगी उससे बहुत कम जगह में रहेगा, जबकि उसका जो घनत्व है, वॉल्यूम है, उतना ही है। जितनी रुई पहले थी उतनी ही रुई अभी भी रहेगी, लेकिन अगर आप उसको दबाएंगे तो उनके बीच उसके जो अणु हैं, एटम्स हैं उसके एक दूसरे के, वो उनके बीच की जो दूरी है वो कम हो जाएगी, वो कंप्रेस हो जाएंगे, दब जाएंगे। तो ऐसे ही हवा, कंप्रेसर क्या करता है? बाहर से वायुमंडलीय मिश्रित हवा लेकर उसको, उसके ऊपर दबाव बनाता है, और जो कंप्रेसर का टैंक होता है उसके अंदर ज्यादा जगह में फैली हुई हवा को कम जगह में दबा कर रखता है, ठीक। तो ये हमें जो है, ये इस प्लांट को चलाने के लिए इनपुट के रूप में हवा की जरूरत होती है, और कंप्रेस्ड हवा यानी दाब वाली हवा, जो कि दाब वाली हवा का क्या फायदा होगा? जब भी उसको जगह मिलेगी तुरंत छूटने की कोशिश करेगी तेजी से। जैसे कि अगर आप एक कमरा जिसमें 5 लोग बैठ सकते हैं, अगर उसमें 100 लोगों को खड़ा कर दिया जाए, तो जैसे ही दरवाजा खुलेगा सब भागेंगे। इसी तरह जो ये दाब वाली हवा होती है, उसको जब जहां जगह मिलेगी वो तेजी से निकलने की कोशिश करेगी, और यही हमारा पर्पस रहता है कंप्रेसर का, कंप्रेस करने के बाद हवा को, कि जहां पर उसके लिए रास्ता दिया जाए वहां पर वो तेजी से निकले। तो कंप्रेसर में जब हम हवा लेते हैं, वातावरण की हवा लेते हैं, तो क्या दिक्कत हो सकती है? सर धूल के कण आ सकते हैं, नमी आती है। क्योंकि बाहर वातावरण में तो बहुत गंदगी है, धूल, मिट्टी, कार्बन पार्टिकल्स रहते हैं, इंडस्ट्री से भी निकलता है। तो हमें जो चाहिए हवा इस सिस्टम में, जिसमें से हमको ऑक्सीजन निकालनी है, जब हमको ऑक्सीजन के अलावा दूसरी गैसेस भी नहीं चल पा रही हैं, तो ऑफ कोर्स उसमें जो गंदगी है वो भी नहीं होनी चाहिए उस हवा में। तो उसके लिए जो अच्छे कंप्रेसर हैं, जो जितना ज्यादा अच्छा कंप्रेसर है, और हम कब कहाँ कितना अच्छा कंप्रेसर यूज करते हैं, कितना अच्छा फिल्टर यूज करते हैं, ये डिपेंड करता है कि आप उसका क्या इस्तेमाल करने वाले हैं। उसमें जो हवा आप कंप्रेस करेंगे उसको आगे कहाँ इस्तेमाल करने वाले हैं। अगर आपको वो हवा एक टायर की साइकिल के टायर में डालनी है,
तो आपका पर्पस सिर्फ इतना है कि कील जितने पार्टिकल ना आ जाएं उस हवा में जो कि टायर को पंचर कर दें। बाकी आपको छोटे मोटे कणों से, मिट्टी धूल से कोई फर्क नहीं पड़ने वाली, ठीक। लेकिन यहाँ पर ये जो हवा है ये अल्टीमेटली इसमें से जो ऑक्सीजन अलग होगा वो आपके किसी इंसान के शरीर के अंदर जाने वाला है, इसलिए इसको बहुत ज्यादा शुद्ध होना जरूरी है। और शुद्ध करने के लिए हम इसमें अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग तरह के फिल्टर इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से सबसे पहला फिल्टर जो है वो कंप्रेसर के मुहाने पर, जहां से हवा अंदर ली जाती है, सोखी जाती है, वहां पर लगाया जाता है सबसे पहले फिल्टर। और ये फिल्टर बहुत इंपॉर्टेंट है कि चला गया सब्जी और क्यों क्या परेशानी है। तो ये जो फिल्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ज्यादा गंदा होता है और सबसे पहला फिल्टरिंग स्टेज है। ये भी समोसा दो यार, ऊपर मारो। किसको समोसा चाहिए यार? एक खाएंगे यार, सही किसी को समोसा चाहिए? अरे इनको म्यूट वक्त दबाइए सर। इब्राहिम और सर बोल एक तो दो भैया, एक टाइम पैसा दे बैठ तो दो। ठीक, चुप कर दिया। जबरदस्ती लोगों को चुप करना पड़ता है। इतने बड़े होकर ये ऐसी हरकत करते हैं जैसे 5 साल 7 साल के बच्चे से गलतियां होती हैं। अपना माइक ऑन करके समोसे की दुकान पर समोसे खरीद रहे हैं। और मैं रोज ऐसे लोगों के से मिलता हूं जो कहते हैं नौकरी नहीं मिल रही है सर, नौकरी नहीं मिल रही है, हमने तो ITI किया, हमने CTI किया, हमने अप्रेंटिसशिप किया। तब उनको ये याद नहीं आता कि जब क्लास चल रही होती है तो समोसे की दुकान पे वो समोसे खरीद रहे होते हैं, ठीक है। और तो उस समय सिस्टम को गाली देते हैं, टीचर को गाली देते हैं। अपनी तरफ से कुछ प्रयत्न नहीं करना है, जो कहा जा रहा है वो नहीं मानना है और बाद में सिस्टम को सिर्फ गाली देना, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बीच बीच में लेक्चर देना पड़ता है आप लोगों को। इतना तो उम्मीद की जाती है, 18-20 साल से सभी लोग बड़े हैं। एक ही बात बार बार कही जा रही है, जब बोलना है, जो आवश्यकता है, पूछा जा रहा है आपसे, माइक ऑन कीजिए, अपनी बात कीजिए, माइक ऑफ कीजिए, दोबारा बात करनी है फिर से माइक ऑन कीजिए। तो हम बात कर रहे थे कंप्रेसर की और फिल्टर की। तो जैसे हमने कहा था कि यहाँ कंप्रेस्ड एयर यानी दाब वाली हवा की जरूरत होती है, इसीलिए पहले कंप्रेसर लगाया गया है। अगर हमें इस दाब वाली हवा की जरूरत नहीं होती तो हमें इस कंप्रेसर को लगाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अभी क्योंकि हमें दाब वाली हवा चाहिए, कंप्रेसर लगा रहे हैं। तो ये कंप्रेसर जो है जनरली एक जो नॉर्मल ऑक्सीजन प्लांट होता है उसमें 7 से 7.5 बार, बार क्या होता है? दाब की यूनिट होती है। हाँ, तो प्रेशर की यूनिट है बार, दाब की यूनिट है बार। तो 7 से 7.5 बार के लगभग जो प्रेशर है चाहिए होता है एक नॉर्मल ऑक्सीजन प्लांट को। अब इसमें भी हम जब भी यहाँ बात करते हैं तो किसी एक जनरल मशीन की बात कर रहे हैं, ना कि हर मशीन की। इस ऑक्सीजन प्लांट में भी अलग अलग तरह के प्लांट्स हो सकते हैं जिनके इनपुट और आउटपुट की कंडीशंस अलग अलग हो सकती हैं, कैपेसिटीज अलग अलग हो सकती हैं। तो हम जिस ऑक्सीजन प्लांट की बात कर रहे हैं उसमें जो मिश्रित वायु दाब है वो मशीन इस तरह डिजाइन की गई है कि वो मिश्रित वायु दाब 7 से 7.5 बार के आसपास होना चाहिए, ठीक। अब क्यों होना चाहिए? क्योंकि आगे इस दाब की वजह से ही हमको मदद मिलती है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को अलग करने की में।
और जो हम बार बार इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं जनरल, तो जो जनरल ऑक्सीजन प्लांट की हम बात कर रहे हैं, जिस कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, जिसमें 7 से 7.5 बार का प्रेशर वाले हवा की जरूरत होती है, उसमें स्क्रू टाइप का कंप्रेसर होता है। ठीक है, स्क्रू टाइप के कंप्रेसर में आप बाकी इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं डिटेल इसकी कैसे काम करता है, लेकिन उसमें बेसिकली 2 स्क्रू टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, जहां एक तरफ से हवा नॉर्मल हवा घुसती है और दूसरी तरफ से दाब वाली हवा बाहर आती है। तो अब ये जो कंप्रेसर है, इसमें जो हमने शुरू में बात की थी कि 2 तरह के मेंटेनेंस होते हैं, एक होता है ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, एक होता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। तो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस जो है वो अच्छी चीज नहीं है। ब्रेकडाउन हो गया तो मशीन चलनी रुक जाएगी, और स्पेशली मेडिकल फील्ड में अगर मशीनें चलनी रुक गई तो वो कई मरीजों के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। इसीलिए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो एक जनरल बात कर रहे हैं, लेकिन किसी भी मशीन में क्या प्रिवेंटिव मेंटेनेंस चाहिए ये डिफाइन किया जाता है उसके सर्विस बुक में, या प्रोडक्ट कैटलॉग में, जिसमें डिटेल दी जाती है। मेरे ख्याल से आप लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने कभी ना कभी या तो बाइक यूज की है या खरीदी होगी बाइक। ठीक, तो बाइक हो, कार हो या कोई भी मशीन हो, उसके साथ एक ओनर्स मैनुअल दिया जाता है। ओनर मतलब जो उसका उत्तराधिकारी है, मैनुअल कि उसका रखरखाव कैसे किया जाए। तो आप लोगों में किसी ने खोल के देखी है ओनर्स मैनुअल किसी मोटरसाइकिल की? किसी ने भी नहीं देखी ओनर्स मैनुअल? जब आप सर्विस कराने जाते हैं, कोई नई बाइक खरीदी आपने, मोटरसाइकिल खरीदी, गाड़ी खरीदी, कार खरीदी, तो जब आप उसको सर्विस कराने जाते हैं तो आप वो पर्ची उसमें से फाड़ के निकाल के रख लेते हैं। जी सर। है ना? तो और उस किताब के अंदर ही लिखा होता है कि उस सर्विस पर, जब आप बाइक की पहली, दूसरी, तीसरी सर्विस कराने जा रहे हैं, क्या क्या चेक करना है उस टेक्नीशियन को जो वहां काम कर रहा है। कोई टायरों का प्रेशर चेक करना है, इंजन ऑयल का लेवल चेक करना है या चेंज करना है। इसी तरह से हर मशीन का एक ओनर्स मैनुअल होता है या मेंटेनेंस मैनुअल होता है। आप अगर इस कोर्स को करने के बाद आपकी कहीं नौकरी लगती है, जहां भी जाते हैं, आपको सबसे पहले सबसे जरूरी क्या पढ़ना है? चाहे आपको लग रहा हो कि आप पीएचडी कर गए ये ट्रेनिंग करने के बाद, चाहे आप ये ट्रेनिंग 4 बार 5 बार कर लें, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस मशीन के साथ दिया गया, उसी कंपनी का बनाया हुआ मेंटेनेंस शेड्यूल जो उस मैनुअल में रहता है। आपको वो जरूर 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 पढ़ना है। ठीक है, तो उस शेड्यूल में दिया रहेगा आपको कि आपको जो भी ये फिल्टर है, क्या क्या फिल्टर है, क्या स्ट्रक्चर है मशीन का, कहाँ कहाँ फिल्टर लगे हुए हैं। ठीक, और वो फिल्टर कितने समय बाद साफ करने हैं, कितने समय बाद बदलने हैं। ठीक, और एक मोटी बात मैं आपको बता दूं, ज्यादातर ये जो भी ऑक्सीजन प्लांट होंगे, और इस समय तो जनरली जोर दिया जा रहा है ऑक्सीजन प्लांट लगाने का, इसीलिए हम ये ट्रेनिंग भी कर रहे हैं ताकि ज्यादा लोग ऑक्सीजन प्लांट जानने वाले मौजूद हों। जब उनको मेंटेनेंस की जरूरत हो तो उनको आता हो मेंटेनेंस करना, उनको भी काम मिले, और ऑक्सीजन प्लांट जहां लगा है वहां पर ट्रेंड लोग मिल सके उसको मेंटेनेंस करने के लिए। लेकिन इस समय क्योंकि ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं, तो कई मैक्सिमम ऑक्सीजन प्लांट्स जो हैं वो अपने इनबिल्ट वारंटी के साथ आते हैं, 3 साल, 5 साल, 10 साल। तो अधिकतर ऑक्सीजन प्लांट अभी नए रहेंगे, इनमें बहुत ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत तो नहीं होगी। लेकिन जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है, मतलब कि ब्रेकडाउन मेंटेनेंस की ज्यादा जरूरत नहीं आएगी, लेकिन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो है, जो रेगुलर मेंटेनेंस है, जैसे अगर कोई फिल्टर 500 घंटे के बाद साफ होना है तो वो करना पड़ेगा। तो इस समय ज्यादा जरूरत हमको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की ही पड़ेगी। और इस पूरे ट्रेनिंग एटलीस्ट मेरे इस सेशन की सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि आप, अगर आपको काम करने का मौका मिलता है किसी ऑक्सीजन प्लांट के ऊपर, तो आपको सबसे ज्यादा किस चीज को तवज्जो देनी है?
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है? फिल्टर, नो, कंप्रेसर, गलत। नो, मेंटेनेंस, मेंटेनेंस सर, नहीं वो भी गलत। मैनुअल सर, जो उसका मैनुअल होता है वो। मैनुअल, जो मैनुअल आया है उस मशीन के साथ, उसको पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है, उसको समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हम यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर कंपनी की बात नहीं कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर टाइप की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे मोटरसाइकिल में ही होंडा मोटरसाइकिल हो सकती है, हीरो मोटरसाइकिल हो सकती है, टीवीएस मोटरसाइकिल हो सकती है। किसी की सर्विस 800 किलोमीटर हो सकती है, किसी की 900 हो सकती है, किसी की 1000 हो सकती है। तो कोई जनरिक ये नहीं बोल सकता कि भैया 500 में उठा के गाड़ी चले जाना रिपेयर कराने, या 500 में इसका फिल्टर चेंज कर देना है, या चेंज कर देना, क्योंकि हर कंपनी का अपना अलग शेड्यूल है, अपना अलग डिजाइन हो सकता है। तो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है उसके मेंटेनेंस मैनुअल को। सबसे पहले अगर आपको कहीं भी काम मिलता है तो जो भी वहां पर पहले से मौजूद है या जिस भी कंपनी ने लगाया है, आप उनसे पूछिए सर इसका मैनुअल कहाँ पर है, और अच्छे से पहले उस मैनुअल को कंठस्थ कर लीजिए, उससे नोट्स बना लीजिए एक पन्ने पर लिखकर कि इसमें 500 घंटे पर ये करना है या 2 साल में ये करना है। ठीक है, सबसे जरूरी यही है। और किसी भी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एक्टिविटी को मिस किया तो क्या हो सकता है, उससे ब्रेक डाउन मेंटेनेंस में जा सकते हैं हम लोग, जो कि हमारे लिए बहुत मुसीबत हो सकती है, कई लोगों की जिंदगी जा सकती है। इसीलिए बिल्कुल कोताही नहीं चलेगी, वहां पर काम कम होगा, आपको करने के लिए चीजें कम होंगी, लेकिन एक एक एक्शन, एक एक काम जो होगा वो इतना जरूरी होगा जिसको करने से बहुत बड़ी दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। तो हमारा जो ये कंप्रेसर है, बेसिकली जो स्क्रू टाइप, अब कौन है ये, किसको परेशानी है? पीछे को रैक बुक किया इसका माइक कौन है? मोहम्मद आदिल। मोहम्मद आदिल जी को अब बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। मोहम्मद आदिल, मोहम्मद आदिल जी सर, क्या परेशानी है आपको? वो धोखे से हो गया था सर। नहीं, ये 2-3 बार हो चुका है, आप ध्यान रखिए, वरना मैं आपको ट्रेनिंग से निकाल दूंगा। मैंने सर ओके, ध्यान रख रहा है। हाँ, बंद कीजिए माइक अपना। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है एक ऑक्सीजन प्लांट में हमारे लेवल पर, एक टेक्नीशियन के लेवल पर। हम ये जो ट्रेनिंग कर रहे हैं ये किस लिए कर रहे हैं? हम क्या बनेंगे ये ट्रेनिंग करके? प्लांट ऑपरेटर, मेंटेनेंस। नो, हम बनेंगे ऑक्सीजन प्लांट में ऑपरेटर एंड मेंटेनेंस टेक्नीशियन। ठीक है, एक जेनरिक टर्म ये रहेगा, ऑपरेटर एंड मेंटेनेंस टेक्नीशियन। ठीक है, हो सकता है आपको थोड़ी बहुत नॉलेज हो, अगर आप जो ये कंपनियां ऑक्सीजन प्लांट बनाती हैं, आप वहां भी कोशिश कर सकते हैं नौकरी पाने के लिए, लेकिन वहां पर वो आपको रखने के बाद या रखते हुए और बहुत ज्यादा इन डेप्थ नॉलेज की ट्रेनिंग देंगे आपको। लेकिन अगर आपको ये सर्टिफिकेट रहेगा और थोड़ी जानकारी रहेगी अच्छे से, और हम जो आपको ये 5 दिन की ट्रेनिंग दे रहे हैं, 5 दिन में 20 घंटे की ट्रेनिंग दे रहे हैं, ऑफ कोर्स ये सफिशिएंट नहीं होगा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। तो आपको अपने एंड पर, अपनी तरफ से हम क्या करते हैं, आपको कुछ वर्ड्स दे देते हैं, कुछ शब्द दे देते हैं जो आपके दिमाग में बैठ जाते हैं, जैसे ऑक्सीजन प्लांट, कंप्रेसर, ड्रायर, जो ये अलग करता है हवा को आपस में, उसको सेग्रीगेटर भी बोलते हैं, तो या ऑक्सीजन जनरेटर भी बोलते हैं, ऑक्सीजन जनरेटर। इसको आप लोग गूगल पे सर्च कर सकते हैं, इनकी और डिटेल्स पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपको शायद ना पता हो, हम जब भी कोई पढ़ाई करते हैं, ऐसा नहीं होता है कि एक बार सुन लिया क्लास में किसी से और हो गई पढ़ाई।
ठीक है, पढ़ाई का पैटर्न क्या होता है कि आप पहले क्लास में जाते हैं, वहां पढ़ते हैं, फिर घर में जाते हैं, फिर वहां पढ़ते हैं, फिर आपका पहला टेस्ट होता है उसके लिए पढ़ते हैं, दूसरा टेस्ट होता है उसके लिए पढ़ते हैं। ये सब क्यों होता है? क्योंकि ये एक लर्निंग मैकेनिज्म है। आप कोई भी चीज सिर्फ एक बार पढ़कर या देखकर या सुनकर नहीं सीख सकते जब तक आप उसको रिपीट नहीं करेंगे। तो हम जो है इतने कम समय में आपको सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी या बेसिक फंक्शनिंग बता सकते हैं। बाद में आपकी जानकारी कितनी बन पाती है ये इस बात पर डिपेंड करेगा, इस बात पर निर्भर रहेगा कि आप आगे जाकर उस पर कितना समय देते हैं और कितनी बार उसको रिपीट करते हैं। जितना ज्यादा रिपीट करेंगे उतना ज्यादा आपकी जानकारी बढ़ेगी। और एक बार करके छोड़ दिया तो सब आप भूल जाएंगे। किसी समय आपको मौका मिलेगा नौकरी लगने का, आपको बुलाया जाएगा, पूछा जाएगा, आप कहेंगे हाँ सर ऐसा कुछ सुना तो था लेकिन याद कुछ नहीं है। तो वहां पर ऑफ कोर्स उसको तवज्जो मिलेगी, इंपॉर्टेंस मिलेगी जिसकी जानकारी अधिक होगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ ये ट्रेनिंग पूरी हो जाने के बाद, सर्टिफिकेट पा जाने के बाद आप ये मत सोच लीजिए कि आप ऑपरेशन प्लांट ऑपरेटर टेक्नीशियन वगैरह बन गए हैं। ठीक है, वो सिर्फ एक शुरुआत है और ऊपर कहाँ तक जा सकते हैं ये पूरी तरह आप पर निर्भर है। आप लोगों ने कहीं ना कहीं से ITI की है ना? सभी लोग ITI किए हुए हैं ना इस ग्रुप में? यस सर। आप जहां से भी जो भी ITI की है, जिस भी ITI का जो भी लेवल रहा है, उस एक बैच में 20-40 ऐसे बच्चे रहते हैं, लेकिन सभी को एक समान नौकरी नहीं मिल पाती है ना? किसी को कुछ अच्छी नौकरी मिलती है, किसी को कुछ खराब मिलती है, जिसका मुख्य कारण ये होता है कि उनका जो की गई मेहनत और जुटाई गई जानकारी का लेवल अलग अलग होता है। तो ये इस ट्रेनिंग के बाद आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इन टॉपिक्स के ऊपर जो जानकारी का आधार आपको दिया जा रहा है उसको कितना ज्यादा बढ़ा पाते हैं। जो जितना बढ़ा पाएगा वो उतना फायदे में रहेगा और उतनी बेहतर जगह पहुंच पाएगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कंप्रेसर की मेंटेनेंस की। जी बताइए सर। इस सर्टिफिकेट के बाद मतलब आप कहीं से कोई जॉब के लिए आप नोटिफिकेशन कहाँ से मिलेगी सर? कैसे पता चलेगा कि हाँ यहाँ? सुनिए, इस ट्रेनिंग के बाद हम लोग क्या है, हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइडर है। जैसे आप अगर एक स्कूल वाले से बोले, जहाँ आप स्कूल में पढ़े कि सर ये 10वीं पास करने के बाद 12वीं पास करने के बाद हमको नौकरी कहाँ मिलेगी, तो जनरली स्कूल वाला नहीं बता पाएगा कहाँ मिलेगी। ठीक है, लेकिन सर उन्होंने सुनिए सुन लीजिए पहले बात। तो ऐसे ही हम जो ट्रेनिंग दे रहे हैं तो एग्जैक्टली इसके बाद हम आपको नौकरी नहीं दे पाएंगे, लेकिन हमें ये बताया गया है कि ये ऑक्सीजन प्लांट की ट्रेनिंग देनी है, क्योंकि ऑक्सीजन प्लांट लग रहे हैं और हर जिले में लग रहे हैं। तो इसके बाद इनके टेक्नीशियंस की जरूरत पड़ेगी। आप लोगों का जो डाटा है वो हमको DGT के सेंट्रलाइज सिस्टम से मिला था, जहां आप लोगों की ट्रेनिंग का सारा डाटा रहता है कि कौन किस ITI से कब पास किया, किस ट्रेड में पास किया। उसी के बेसिस पे आप लोगों को कांटेक्ट किया गया और आपकी इस ट्रेनिंग जो आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, इस ट्रेनिंग को, इस डिटेल को कि किस किस ने ट्रेनिंग किया, कितने दिनों का ट्रेनिंग किया, किस किस को सर्टिफिकेट दिया गया, ये डाटा फिर से उनको दे दिया जाएगा। वो डाटा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को आगे किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट वाइज करके कि इस डिस्ट्रिक्ट में ये लोगों को हमने ऑक्सीजन प्लांट की ट्रेनिंग दे दी है। ठीक है, तो उसके बाद आप अपनी तरफ से भी जानकारी रखिए कि कहाँ कौन सा एडवर्टीजमेंट निकल रहा है इस क्वालिफिकेशन के ऊपर। प्लस अगर ऐसी सिचुएशन आई कि लोग अवेलेबल नहीं है तो आपका फोन नंबर, आपका ईमेल आईडी सब कुछ उनके पास रहेगा, आपके डिस्ट्रिक्ट के जो हेल्थ ऑफिशियल्स हैं, और आपको उससे बुलाया जा सकता है। जी सर। अब बताइए इस बारे में कोई सवाल? क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो हम लोग जो कर रहे हैं, हम लोग एक ट्रेनिंग करा के एक डाटाबेस क्रिएट कर रहे हैं ट्रेंड लोगों का, और उनको आगे जहां जरूरत होगी वहां भी आगे भेज दे रहे हैं। लेकिन वहां से कितने लोगों को कॉल आएगा नहीं आएगा इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। और आपको भी, आप इस जो भी ट्रेनिंग है, जो भी सर्टिफिकेट है, जो भी जानकारी है, इसके बेस पर आप भी
दूसरे माध्यमों को, टीवी, रेडियो, अखबार, वो सबको देखते रहिए, जहां भी निकलता है आप वहां अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है सर हाँ सर बताइए इसके लिए कोई ट्रेनिंग भी दी जाएगी या बस ऐसे ही ओरल? क्या चीज। ऐसे इसमें का सर प्लांट दिखा करके फिजिकल भी बताया जाएगा कि ये ऐसा सिस्टम है या अभी जो हमारा ये ट्रेनिंग का स्वरूप है, अगर तो आप यहाँ फिजिकल ट्रेनिंग कर रहे होते, हमारे इंस्टीट्यूट में सब लोग आ रहे होते हैं, हम आप सबको ले जाके किसी एक जगह पर दिखा सकते थे, ठीक है। लेकिन अभी हमारे जो ट्रेनिंग का स्वरूप है, इसमें 3, 4, 5 डिस्ट्रिक्ट से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से लोग हैं और हम लोग एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में बैठे हैं। तो क्या ये मुमकिन है कि हम अपने आप से आपको ले जाके दिखा सकें? तो सर आप बुला सकते हैं ना, हम लोग आ जाएंगे सर। भाई ये समय ऐसा है, यहाँ तो इंस्टीट्यूट बंद करके बैठे हुए हैं। जी सर वो तो है। जो रेगुलर इंस्टीट्यूट है उसको तो बंद किया हुआ है हमने। अभी रेगुलर बच्चों को घर भेज दिया है, हॉस्टल बंद कर दिया गया है। तो इस समय ये अरेंज करना कि आप सबको एक जगह बुलाकर दिखाया जाए। हाँ, आप ये जरूर कर सकते हैं कि अगर आप में उत्सुकता है, अपने नियरेस्ट जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहां जाकर आप रिक्वेस्ट, हमने भी ऐसा किया, हमको भी ट्रेनिंग दी गई कहीं सेंट्रल जगह से, और हमने भी अपने से सबसे नजदीक जो ऑक्सीजन प्लांट था या हॉस्पिटल था, दोनों जगह जाके हमने देखा वहां और अपने लेवल पर समझा। तो आप भी वहां हाँ अभी क्या बोला आपने? सर हमारे डिस्ट्रिक्ट में अभी कहीं पे नहीं लगा ना सर ये ऑक्सीजन प्लांट। नहीं तो फिर थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। अल्टीमेटली जो सरकार का प्लान है, आप सभी लोग उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं और सरकार का प्लान है कि हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक हॉस्पिटल में तो जरूर लगेगा। जी सर ठीक है, तो आप ये है कि अपने स्तर पर और भी कोशिश कीजिए, और कोई कहीं है कोई कहीं है, तो आप कह रहे हैं कि आपके डिस्ट्रिक्ट में नहीं लगा, अब पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट में जाके देखिए। इससे ज्यादा कि गोरखपुर से कोई कानपुर आए या कानपुर में सर कहाँ पे लगा हुआ है ऑक्सीजन प्लांट सर? हाँ, कानपुर में ऑक्सीजन प्लांट कहाँ लगा हुआ है सर? 2 ऑक्सीजन प्लांट लगे हुए, एक तो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन प्लांट लगा हुआ है, ये उद्योग नगर में एक फैक्ट्री है ऑक्सीजन की, उद्योग नगर में सर। और एक यहाँ डिफेंस का हॉस्पिटल है, उसमें रिसेंटली एक ऑक्सीजन प्लांट लगा है। सर ये हॉस्पिटल कहाँ पे है सर ये वाला? टेक्नोलॉजी में होगा सर। ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के कैंपस में है। थैंक यू सर। ठीक है ना। तो और आप सिर्फ वही बात है, आजकल की जानकारी जो है वो गूगल पर इतनी ज्यादा उपलब्ध है कि आप एक बार सर्च करेंगे ऑक्सीजन प्लांट नियर मी, ठीक है, आप इस क्लास के बाद सर्च कीजिए ऑक्सीजन प्लांट नियर मी और आपको दिखा देगा सबसे नजदीक कौन सा ऑक्सीजन प्लांट है। आप जाके थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर लीजिए कि सर हमको ये ट्रेनिंग हुई थी, थोड़ा सा बेहतर समझ जाएंगे, तो वो लोग भी आपको कुछ और एक्सप्लेन कर देंगे। एक जानकारी जो हम आपको दे रहे हैं इस ट्रेनिंग के द्वारा, इसके बाद वो भी कुछ जानकारी आपको दे देंगे और आपका ऑफकोर्स ज्ञान बढ़ेगा उससे, और उसी पर डिपेंड करेगा कि आपको ये ट्रेनिंग आगे कितनी काम आ पाती है। ठीक है, तो हम वापस चलते हैं अपने कंप्रेसर के ऊपर और अपने मेंटेनेंस के ऊपर। मेंटेनेंस में फिर से मैं दोहराता हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? मेंटेनेंस मैनुअल। यस, इसको कभी भूलना नहीं, क्योंकि ये जो इक्विपमेंट जिस पे भी आप काम करने का अगर मौका मिले तो वो इतना इम्पोर्टेंट है कि जिंदगी बचा सकता है और लोगों को जिंदगी सकता है, और उस सर वॉइस कट रही है। उस को इस्तेमाल करने के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है उसका मैनुअल। आपको सबसे पहले मैनुअल देखना है, बट हम यहाँ बात कर रहे हैं जेनरिक। जेनरिक मतलब आम तौर पर कि एक कंप्रेसर में सबसे ज्यादा कंप्रेसर के पार्ट्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले जहां से हवा ली जाती है वातावरण से, वो फिल्टर, क्योंकि अगर वो फिल्टर चोक हो गया तो जिस हवा का जो बहाव चाहिए वो हवा का बहाव अंदर आ नहीं पाएगा। तो आपको वो मेंटेनेंस मैनुअल से ये नोट डाउन करना है कि कितने समय पर उसकी सफाई करनी है या कितने समय पर वो बदलना है। सफाई करनी है तो वो ऑफ कोर्स मशीन बंद करके उसकी सफाई की जाएगी, या अगर वो ऐसा फिल्टर्स की भी अलग अलग क्वालिटीज आती है। कुछ फिल्टर होते हैं जिनको साफ करके दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है,
लेकिन दूसरे फिल्टर्स होते हैं जिनको साफ करने की जरूरत नहीं है, जितनी लाइफ है उतना चलेंगे, उसके बाद उनको बदलना ही है। तो अगर कोई मशीन का फिल्टर आपको 10,000 घंटे के बाद बदलना है तो आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा, कोई बता सकता है? सर वो टाइम देखना पड़ेगा सर उसका फिल्टर कब लगाया गया था और कब इसके 10,000 घंटे पूरे हो रहे हैं। सबसे पहले कि आपके पास वो 10,000 घंटे जब पूरे होने वाले हैं उससे पहले नया फिल्टर होना तो चाहिए। नया फिल्टर होगा तभी तो आप उसको बदल पाएंगे। जी सर, पहले से ही इंतजाम करके रखना पड़ेगा सर। हाँ, पहले से इंतजाम करके रखना है उसका। तो जो भी वो मेंटेनेंस शेड्यूल में लिखा हुआ है चेंज करने के लिए, तो उसका इंतजाम आपके पास उस सही समय पर होना चाहिए। ये दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो इस फिल्टर के बाद हम आते हैं अंदर जो का जो ऐसे मैकेनिज्म होता है कंप्रेसर का, स्क्रू टाइप का जो कंप्रेसर है उसका जो अंदर का सिस्टम है वो जनरली खराब नहीं होता, इसीलिए यही कारण है कि हम ये वाला कंप्रेसर यूज करते हैं इसमें ऑक्सीजन प्लांट में। मेन जो है ये इसका फिल्टर है और जनरल सावधानियां हैं कि कोई भी बाहर की चीज लाके आपको ऑक्सीजन प्लांट के किसी भी मशीन के आसपास नहीं रखना है। ठीक है, पता लगा आप कोई ऑयल का कैन लेके आए कुछ काम करने के लिए, उसको कंप्रेसर के ऊपर रख दिया आपने, तो वो ऑयल गिर गया और पता कंप्रेसर ही रुक गया। तो हालांकि ये जो टॉपिक है ये सेफ्टी का है, बट सेफ्टी और मेंटेनेंस आपस में कुछ जुड़े रहते हैं। आपको इन चीजों का भी ध्यान रखना है कि आपका जो परिसर है, ऑक्सीजन प्लांट का परिसर है, उसमें जो चीज जहां रखी है वो आपको पता होनी चाहिए कि क्या है वो और कहाँ से वॉइस कट रही है। क्यों रखी है, सर आपकी वॉल्यूम कट रही है ठीक बार है। और उसके अलावा कोई भी चीज उस जगह पर नहीं आनी चाहिए। सर वॉइस बराबर नहीं आ रही। क्या हुआ, पास बैठा हूं अभी तो, सर आवाज कट रही है। अभी भी आवाज कट रही है, एक मिनट, ये तो ठीक है। अभी आवाज आ रही है? यस सर। चलिए ठीक है। तो कंप्रेसर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है बाहर से देखने लायक जो पार्ट है वो है फिल्टर, ठीक है। और मेंटेनेंस में पहले हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताई है आपको कि आपको उसके मैनुअल को रिफर जरूर करना है, ठीक है। आपको ये नहीं कि हमको ट्रेनिंग में बताया था कि फिल्टर को जो कंप्रेसर का फिल्टर है 500 घंटे बाद साफ करना पड़ता है तो हम उठा के साफ कर देंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो भी कंपनी ने मैनुअल दिया है उसमें जो भी लिखा है उसको जरूर देखना है, और जैसा लिखा है जिस तरीके से साफ करना है, अंदर से बाहर का फिल्टर है कि बाहर से अंदर का फिल्टर है, उसी तरीके से उसको साफ करना है, ठीक है। अगर कंप्रेस्ड एयर से ही उसको साफ करना है कि धोना है उसको, व्हाटएवर जो भी उस मैनुअल में लिखा है तरीका उसी को करना है। नंबर 1 कि मैनुअल को मोस्ट इंपॉर्टेंस देनी है। नंबर 2 कि ऑक्सीजन प्लांट के अंदर जो मशीनरी है उसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। अगर वहां कुछ भी रखा हुआ है, कोई भी चीज रखी हुई है, तो आपको पता होना चाहिए वो चीज क्या है, क्यों है, और वो वहां होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अगर वो वहां नहीं होनी चाहिए तो वो नहीं रखनी है वहां पर, ठीक है। अदरवाइज आपकी छोटी मोटी गलतियां गलतियों से लोगों की जान तक जा सकती है, ठीक है। अब कंप्रेसर जो ये एक एग्जांपल इसमें कंप्रेसर दिया हुआ है, हमारी जो प्रेजेंटेशन में फोटो लगी हुई है कंप्रेसर की, ये एक एग्जांपल है। ये एलगी एक कंपनी है, एलगाई, इसका कंप्रेसर है जिसका EG37 मॉडल है कोई, वो है। और इसके डायमेंशंस दिए हुए, लंबाई है 1705 mm, चौड़ाई है 11 mm और ऊंचाई है 1570 mm। इसका वजन है 1110 किलो, वर्किंग प्रेशर है 7 बार, और एयर डिलीवरी जो है वो
7.22 क्यूबिक मीटर प्रति मिनट की दर से ये करता है। और इससे जो बाहर हवा निकलती है वो 7.5 बार पर निकलती है। अच्छा, ये एयर डिलीवरी इसमें लिखा हुआ है 7.22 क्यूबिक मीटर प्रति मिनट। इसका मतलब जानते हैं सभी लोग, समझ सकते हैं क्या मतलब है 7.22 क्यूबिक मीटर प्रति मिनट? सर 1 मिनट में सर इतनी एयर सर वो हो रही है सर, इसमें डिलीवर हो हाँ, रही है। और 7.22 क्यूबिक मीटर का मतलब है कि सर एक ऐसा डब्बा सर वॉल्यूम। हाँ, वॉल्यूम है ये। वॉल्यूम समझते हैं ना, किसी भी चीज के अंदर में जितनी जगह है उसको वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, तो जो हमने बेसिक पढ़ाई की होती है ना, एरिया, वॉल्यूम, ये सब बार बार इस्तेमाल हो, प्रेशर की यूनिट, ये सब बार बार काम आती है, इसीलिए इनको रिवाइज करते रहना चाहिए। ठीक है, दोहराते रहना चाहिए। ठीक है, ये अब जो मैंने ये बात पहले भी कही है कि यहाँ जो हम बात कर रहे हैं जिस कंप्रेसर की, वो सिर्फ एक एग्जांपल है। ये बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि आप जहां पर जाकर काम करेंगे वहां पर यही कंप्रेसर होगा और उसकी यही डायमेंशंस होंगी और यही स्पेसिफिकेशंस होंगी। बिल्कुल भी जो 1% भी जो नहीं है, वहाँ कोई भी दूसरा कंप्रेसर हो सकता है, लेकिन हाँ, जो भी कंप्रेसर होगा उसकी जो भी स्पेसिफिकेशन। क्या हुआ सर? वॉइस प्रॉब्लम हो रहा है। आवाज नहीं आ रही है? सर आ रही है सर, क्या आवाज आ नहीं रही है कि कट के आ रही है? आ रही है लेकिन नेटवर्क खराब हो सकती है सर। अच्छा, बीच बीच में नेटवर्क में दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है कंप्रेसर का सिर्फ, और जहां पर भी आप काम करने जाएंगे वहां बिल्कुल दूसरा कोई कंप्रेसर हो सकता है, उसके बारे में जानकारी आपको मैनुअल खोलकर ही लेनी है। ठीक है, कंप्रेसर के बाद हेलो हेलो सर, आवाज नहीं आ रही है।
हेलो सर, आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल आपकी। हेलो अरे रुको, अभी आ रही है ना, थोड़ी देर में। फोन आ गया था, डिस्टर्ब हो गए थोड़ा सा। ठीक है। जैसे म्यूट करो। थ्री डॉट से होगा क्या सर एग्जिट? क्या करना चाहेंगे? राइट हैंड साइड में सर थ्री डॉट्स हैं, उस पर सर क्लिक करके चेक कीजिए। नहीं है। सर आप दोबारा लॉगिन कीजिएगा अपना। सर होस्ट किसी को बना के आप लीव हो जाइए, फिर इसके बाद ऐड हुए वो दूसरा जिसको बनाए वो कहते होस्ट आपको बना दे, आवाज आ जाएगी। धीरेन्द्र यादव सर को होस्ट बना दीजिएगा। ठीक है सर, सर जैसे आए बताना, तुरंत होस्ट बना दूंगा मैं। ओके। आ गए सर ऑनलाइन, होस्ट बना दो। सर बना दिए सर आप होस्ट। ठीक है, अभी शेयर करते हैं। अब आवाज आ रही है हमारी? जी सर आ रही है। जी सर। आवाज सर की आ रही है और सभी भाई लोग अपना अपना माइक ऑफ कर लीजिएगा। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो कंप्रेसर के बाद हम आते हैं एयर ड्रायर पर। ठीक है, एयर ड्रायर क्या करता है? कोई बता सकता है एयर ड्रायर क्या एयर करता से है? नमी को हटाता है सर। यस, हटाता है। नमी को हटाता है। चलिए, अब ये हम जो हवा लेते हैं, ये मिश्रित वायु जो है, इसमें नमी रहती है, और ये नमी जो है ये जरूरी है, पता है आपको?
अगर ये नमी ना रहे तो हमारी जो श्वास नाली है, श्वास नलिका जिससे हवा हम शरीर के अंदर लेते हैं, ये जल जाएगी। हवा के घर्षण से अगर ये हमारा जो नाक से लेके और लंग्स तक का हिस्सा है वो डैमेज हो जाएगा अगर ये मॉइस्चर ना हो इसमें। जो प्रकृति ने ये हवा बनाई और हमारा शरीर बनाया, तो हवा भी सॉरी हवा भी इसी तरह की बनाई जिसको हमारा शरीर इस्तेमाल कर सके, या हमारे शरीर को इस लायक बनाया कि हम इस हवा को इस्तेमाल कर सके। ठीक है, प्रकृति ने जो कुछ भी बनाया उसमें कोई ना कोई कारण है। तो हम जो हवा लेते हैं, मिश्रित हवा लेते हैं, जिसे हमारे लंग्स या फेफड़े इसमें से ऑक्सीजन निकाल लेते हैं, वो जो हवा है उसमें पानी की बूंदें हैं जो हमारे लिए जरूरी है। लेकिन हमारा जो ये ऑक्सीजन प्लांट है, इसका जो काम करने का तरीका है, तो जो ये दबाव वाली हवा है उसका आगे जो प्रोसेस होना है वहां पर हमको ये पानी नहीं चाहिए। ये जो मॉइस्चर है हवा में ये नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारे शरीर जैसा बढ़िया काम नहीं कर सकता। ये एक मशीन है और इंसान ने इसको बनाया है, लेकिन इस मशीन में इस स्टेज पर हमको हवा में पानी नहीं चाहिए, मॉइस्चर नहीं चाहिए। तो अगर मॉइस्चर होगा तो हमारी मशीन आगे जो उसका ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को अलग करने वाले कंपोनेंट्स हैं वो डैमेज हो जाएंगे अगर उसमें मॉइस्चर रहा तो, इसीलिए वो मॉइस्चर को हटा देते हैं। लेकिन मैंने ये कहा अभी कि हम जो ऑक्सीजन लेते हैं उसमें मॉइस्चर का होना जरूरी है। इसीलिए जब हम डिलीवरी करते हैं ऑक्सीजन की, जब वापस किसी पेशेंट को ऑक्सीजन दिया जाता है तो उसको पानी में से निकाल के दी जाती है वो हवा, ताकि वो हवा जितनी यानी ऑक्सीजन जितना मॉइस्चर सोख सके पानी से निकलते हुए, सोख कर फिर वो पेशेंट के नाक से या लंग्स में जाए। जानते हैं आप लोग? सर देखा है, ऑक्सीजन सिलेंडर के ऊपर लगा होता है सर। ऑक्सीजन सिलेंडर के ऊपर एक बॉटल जैसा लगा रहता है, उस बॉटल के अंदर पानी भरा रहता है और ये ऑक्सीजन उस बॉटल में से गुजारने के बाद ही पेशेंट को दी जाती है, ताकि हम जब ऑक्सीजन को अलग करने के प्रोसेस में हमने वो हवा में से मॉइस्चर हटा दिया था, वो मॉइस्चर वापस आ जाए पेशेंट को देने से पहले। ठीक, तो अभी ये मॉइस्चर फिलहाल हमको हटाना है और ये हटाने के लिए एयर ड्रायर का काम करते हैं। अब ये मॉइस्चर होता क्या है, पानी की छोटी छोटी बूंदें हैं जो हमको वैसे दिखाई नहीं देती हैं। जब ओस पड़ती है तो क्या होता है, ओस जानते हैं सब लोग, ओस पड़ती है, ओस गिरती है, है ना? तो वो 12 महीने नहीं गिरती है ओस, लेकिन एक ऐसा मौसम आता है जिस मौसम में सुबह का टेम्परेचर काफी ठंडा होने लग जाता है। उस ठंडे मौसम की वजह से हवा में जो पानी रहता है वो इकट्ठा हो जाता है और नीचे घास वगैरह पे या सड़क पे गिरता है। तो यही वो प्रक्रिया है जिससे कि हवा में से पानी निकाला जाता है। इसमें एयर ड्रायर में क्या होता है, जनरली जैसे हमारा फ्रिज में सिस्टम होता है, फ्रिज में क्या सिस्टम होता है, ठंडा करने का सिस्टम होता है ना। फ्रिज में हम क्या करते हैं, सामान को ठंडा करते हैं, है ना? तो इसी तरह इस एयर ड्रायर में हम हवा को ठंडा करते हैं, जिससे कि उसका पानी जो है वो बूंदों में बदल के और गिर जाता है, निकल जाता है और हवा सूख जाती है। अब बाकी का जो सिस्टम है एयर ड्रायर के काम करने का, वो तो वैसा ही है जैसे आपका फ्रिज। मतलब आपको ठंडक पैदा करनी है, ठंडक कैसे पैदा करनी है, उसके लिए फिर से आपको एक कंप्रेसर चाहिए, एक गैस चाहिए, उस गैस को आप कंप्रेस करते हैं, कंप्रेस करने के बाद उसको धीरे धीरे उसका टेम्परेचर डाउन करते हैं और उसको धीरे धीरे छोड़ते हैं। तो कई गैसेस हैं जो धीरे धीरे छोड़ने के बाद जब अपने पुराने स्वरूप में लौटती हैं। अच्छा, क्या होता है, ये जो हमारा कंप्रेसर है, इसको जब अभी हमने कंप्रेसर पढ़ा, जब हवा हम दाब में करते हैं, उस कंप्रेसर से दाब में करते समय उनका टेम्परेचर भी बढ़ जाता है हवा का, पता है आपको? यस सर। है ना, जब कंप्रेसर से हम हवा को कंप्रेस करते हैं
तो उसका टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, तापमान भी बढ़ जाता है। तो उस तापमान को भी नीचे लाना होता है, प्लस उसमें जो पानी की है मॉइस्चर है उसको भी हटाना होता है। उसके लिए ये एयर ड्रायर यूज किया जाता है। यहाँ पर जो टेम्परेचर है हवा का वो भी नॉर्मल आ जाता है, प्लस वो ठंडा करने की वजह से, और ठंडा करने के लिए जो सिस्टम लगा होता है इसमें, वो एक नॉर्मल जो रेफ्रिजरेटर में यूनिट होता है ठंडा करने वाला, वही होता है। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में उसके बारे में, उस यूनिट के बारे में अभी नहीं बता सकता आपको, लेकिन उस यूनिट के अंदर भी एक कंप्रेसर होता है छोटा अलग से, फिर उसमें एक गैस होती है, उस गैस को पहले दबाया जाता है और दबाने से उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। उस टेम्परेचर को हम पंखे की, जैसे एसी में भी वही काम होता है, पंखे के द्वारा उस गैस को नॉर्मल टेम्परेचर पर ले आते हैं, लेकिन वो गैस दाब में होती है। फिर जब उस गैस को खुले में छोड़ा जाता है तो जिस पाइप में उसको छोड़ा जाता है वो पाइप का टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। अच्छा, आप लोगों ने एसी देखा होगा? सर एसी देखा है? एसी से, चाहे वो गाड़ी का एसी हो, चाहे वो घर में लगा एसी हो, कहीं कहीं भी लगा हुआ एसी हो, जब वो एसी काम करता है तो उससे थोड़ा थोड़ा पानी गिरता रहता है। ध्यान दिया आपने? यस सर। ठीक है, वो इसलिए होता है, वो पानी इसलिए गिरता है कि जो ठंडी गैस एसी के अंदर चलती है कंप्रेस होने के बाद, उसके आसपास जो मॉइस्चर होता है वो उस पाइप के ऊपर आ जाता है, बूंदों में परिवर्तित हो जाता है वो मॉइस्चर, और वो फिर धीरे धीरे नीचे बहने लगता है। ठीक है, वो एसी का सेकेंडरी काम है, वो एसी का काम नहीं है उसको मॉइस्चर को पानी में बदलना। उसका एसी का काम तो है सिर्फ हवा देना ठंडी, लेकिन हमारे इस ड्रायर में उसी सिद्धांत का इस्तेमाल करके और हवा से पानी निकाल दिया जाता है। ठीक, और ऑफ कोर्स जब हमारा ये कंप्रेसर से हवा आती है तो हवा आने से पहले उसमें कंप्रेसर में लाते समय कुछ इम्प्योरिटीज रहती हैं, उनको भी हटाना जरूरी होता है। तो इससे पहले 2 फिल्टर रहते हैं, उन फिल्टर से एयर हवा को फिल्टर करके फिर इस एयर ड्रायर में, ड्रायर मतलब सुखाना, और सुखाना मतलब पानी को बाहर निकालना। ठीक है ना? इस हवा से पानी को यानी मॉइस्चर को बाहर निकाल लिया जाता है। कोई परेशानी इसमें एयर ड्रायर में? नो सर। अब एयर ड्रायर, हाँ, अगर एयर ड्रायर ठीक से काम नहीं करेगा तो क्या होगा? अंदर जाएगी सर, जिससे पानी सर अंदर जाएगा, हवा में पानी रह जाएगा, पानी अंदर चला जाएगा, ऑक्सीजन नहीं बन पाएगा। हाँ, पानी अंदर चला जाएगा ऑक्सीजन प्लांट के अंदर, और जो उसकी मशीनरी है उसको खराब कर देगा। ठीक है, तो इसके लिए भी मीटर लगे रहते हैं जो ये बताते हैं कि जो हवा निकल रही है इस पाइप से उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट कितना है। ठीक है, तो उसको ऑब्जर्व करते रहना है। जहां भी वो मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा हुआ, ज्यादा और कम कितना होता है, क्या कितना मॉइस्चर ज्यादा और कितना मॉइस्चर कम है, बताइए? कब कहा जाता है कि मॉइस्चर ज्यादा और कब कहा जाता है कि मॉइस्चर कम है? तो भाई हम नहीं जानते कि कितना मॉइस्चर होने से उसको ज्यादा मॉइस्चर बोलते हैं, और हम नहीं जानते कि कितना मॉइस्चर होने से उसको कम मॉइस्चर जानते हैं, लेकिन हम इतना जानते हैं कि उसमें इतना मॉइस्चर होना चाहिए जितना कंपनी ने बताया है। कंपनी ने जो अपने मैनुअल में लिखा है कि ये मशीन इतने % मॉइस्चर वाली हवा के साथ काम कर सकता है, उतना ही होना चाहिए। अगर वो बोलती है 0% मॉइस्चर होना चाहिए तो 0 होना चाहिए, अगर वो कहती है 0 से 5% तक चल जाएगा तो वो उतना चल जाएगा। ठीक है, अपना दिमाग कहीं से नहीं लाना है कि मॉइस्चर इतना है तो ठीक है और इतना है तो नहीं है, गलत है। मैनुअल को फॉलो करना है, हमको केवल मैनुअल को रेफर करना है। ठीक है, मैनुअल में जो भी वैल्यू दी हुई है, आपका जो इंडिकेटर है, मीटर है, वो उतना ही शो करना चाहिए। उससे अगर ज्यादा शो कर रहा है तो ऑफकोर्स आपको रोकना पड़ेगा, और आप मॉइस्चर कंटेंट तो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे अपने से, क्योंकि अगर वो मशीन के अंदर रेफ्रिजरेटर यूनिट में कुछ खराबी आई है तो वो कंपनी से आगे ही आदमी ठीक करेगा उसको, या फिर आपको इतना समय हो जाए उसमें काम करते हुए कि आपको इतनी फर्दर ट्रेनिंग मिल जाए तभी। अदरवाइज आपको जनरल एक ऑपरेटर का आप मेंटेनेंस कर रहे हैं तो उसमें आपको वहां तक खोलने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ अंदर क्या सिस्टम लगा हुआ है
और कहाँ खराबी हो सकती है जनरली, जिसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है। और ये सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए दिक्कत आ रही है, और दिक्कत है या नहीं है ये कहाँ से आपको पता लगेगा, उसका मैनुअल देखकर। सबसे बड़ा काम यही है कि आपको ये अंतर कर पाना कि हाँ दिक्कत आ रही है। ठीक है, बाकी ये इस पेज पर अंग्रेजी काफी लिखी हुई है, वो सब मैंने हिंदी में आपको बताया है। अब इसके बाद है ऑक्सीजन टैंक। हम जो जिस मशीन को इसमें रेफर कर रहे हैं, इस पर ट्रेनिंग में, इस प्रेजेंटेशन में, उसमें जो ऑक्सीजन टैंक इस्तेमाल हुआ है उसकी स्पेसिफिकेशन यहाँ पर दी हुई है, हम इसके ऊपर बात करेंगे। फिर मैं दोहराऊंगा कि आप जिस भी मशीन पर काम करने जाएंगे बिल्कुल जरूरी नहीं है कि उसका यही ऑक्सीजन टैंक लगा हो। ठीक है, तो इसमें मेक एंड टाइप है गो 390। ऑक्सीजन प्योरिटी, यहाँ पर जो ऑक्सीजन प्योरिटी मिल रही है हमको इस ऑक्सीजन प्लांट से, वो 93% प्लस माइनस 3% है, यानी 90 से 96% ऑक्सीजन वाली हवा इस प्लांट से हमको मिलती है। और ऑक्सीजन का जो प्रेशर बाहर मिलता है वो 4 बार या उससे ऊपर रहता है, और हवा जो आती है इसमें वो 7 बार होती है। वर्किंग काम करने का इसका जो प्रेशर रहता है 5 बार है। इसकी जो कैपेसिटी है लीटर्स पर मिनट में, लीटर्स पर वो है 390। ठीक है, अब ऑक्सीजन प्लांट कैसे स्टार्टअप होता है। ठीक है, फिर यहाँ सबसे पहली बात हम दोहराएंगे कि ये उस ऑक्सीजन प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं जिसकी फोटो हमने दिखाई है। आप जिस ऑक्सीजन प्लांट में जाके हम भी काम करने का मौका मिलेगा सॉरी मौका मिलेगा, वहां पर कुछ और हो सकता है, उसके लिए आप पहले मैनुअल रेफर करें। ठीक है, ऑफ कोर्स सबसे पहले हमको इसमें एक बड़ा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जैसा मशीन है, इसमें सबसे पहले मेन पैनल ऑन करना है। उसके बाद एयर कंप्रेसर का नॉब ऑन होना चाहिए, पहले से भी ऑफ ऑन हो सकता है, जरूरी नहीं कि हर बार इसको ऑफ करना ही है आपको। अगर पहले से ऑन है तो आपको सिर्फ मेन पैनल का स्विच ऑन करते ही ऑन हो जाएगी मशीन। और अगर एयर कंप्रेसर ऑन नहीं है तो उस पर ग्रीन बटन लगा रहता है, उसको दबाने से एयर कंप्रेसर ऑन करना है। ड्रायर का स्विच ऑन करना है, अगर ऑन नहीं है तो आपको पहले ये देख लेना है कि अगर पहले से ऑन है, हो सकता है पहले से ही ऑन पड़ा हो, किसी ने उसको ऑफ ना किया हो। ठीक है, फिर उसके बाद आपको O2 पैनल का स्विच ऑन करना है। ठीक, और इस तरह से 15 स्टेजेस में अलग अलग स्विचेस आपको दिए हुए हैं। ठीक, लेकिन ये सिर्फ रेफरेंस के लिए ये सारे स्विचेस, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि क्या हुआ। आवाज रुक रुक भाई देखो, आवाज अगर रुक रुक के आ रही है, दोनों बातें हो सकती हैं। मेरे सही आ यहाँ रही भी है, सर। सिग्नल कमजोर हो सकता है, आपके यहाँ भी सिग्नल कमजोर हो सकता है। अगर और लोग कह रहे हैं कि आवाज ठीक है तो आप अपना पोजीशन बदल लीजिए। ठीक है सर, आपकी आवाज सही है। हाँ ठीक है, तो ये 15 स्टेजेस हैं मेनली इसमें, जो अलग अलग स्विचेस हैं। ये 15 के साथ 8 भी हो सकते हैं या 15 के 20 भी हो सकते हैं, बट मेन जो पैनल्स हैं उनमें स्विचेस लगे हुए हैं, उन सबको आपको ऑन करना है अगर वो ऑन नहीं है तो। ठीक है, ये ऑपरेशन का पार्ट हो गया। शटडाउन में भी जैसे ये 15 स्विच हमने ऑन किए थे, वैसे ही 15 स्विच ऑफ करने हैं आपको। 13 स्विच हैं इसमें, 2 स्विच अपने आप ऑफ हो जाएंगे, ये दोनों ओके। आप लोग क्या मेरी स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, जो स्क्रीन आपको प्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग? यस सर। जी सर, ले रहे हैं। इसमें आप क्लियर कर लीजिए कि 2 स्विचेस कौन से कम है, ऑन तो ऑफ हो जाते हैं, आपको ऑफ करते समय उसको नहीं ऑफ करना। ठीक है, अब हम लोग यहाँ हेलो हेलो सर। हाँ बोलिए। सर ये शटडाउन वाला एक बार दिखा दीजिए इंस्ट्रक्शन। शटडाउन का पहला पेज, ठीक है, और ये दूसरा पेज। ठीक,
स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने इसका? जी सर। ठीक है। अब हम लोगों की ये जो क्लास थी मेंटेनेंस के बारे में थी। मैंने आपको दो तरह के मेंटेनेंस बताए, प्लान्ड मेंटेनेंस यानी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, उसको प्रोएक्टिव मेंटेनेंस भी कहते हैं, ठीक। और दूसरा था अनप्लान्ड मेंटेनेंस या ब्रेकडाउन मेंटेनेंस या रिएक्टिव मेंटेनेंस भी बोलते हैं, ठीक है। किसी भी चीज के में कई लेवल होते हैं जानकारी के, लेकिन मेरी जानकारी के हिसाब से आपको इतना जानना ही सफिशिएंट है। ये दो तरह का मेंटेनेंस होता है, एक जो मशीन रुक गई, आगे काम नहीं कर सकती, आपको मशीन रोक कर और फिर उसको ठीक करना पड़ेगा, तब चालू होगी और तब ऑक्सीजन मिलना शुरू होगा, वो होता है अनप्लान्ड मेंटेनेंस। उसमें जिस समय मशीन को चलते रहना चाहिए उस समय भी बंद करने की जरूरत पड़ सकती है और नुकसान हो सकता है। बट प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में होता है कि आप समय रहते अपने हिसाब से समय को एडजस्ट कर सकते हैं कि हाँ, मुझे इस समय मशीन बंद कर इस समय मशीन बंद करने से नुकसान नहीं होगा किसी का, तो मैं इस समय मशीन बंद कर सकता हूँ और इस समय मुझे ये काम कर लेना है, तो वो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है। और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस या प्लान्ड मेंटेनेंस या प्रोएक्टिव मेंटेनेंस ही मेंटेनेंस का बेस्ट तरीका है, ठीक है। हम बीमार हो उसके बाद दवाइयां खाएं, इससे बेहतर है कि हम कसरत करें, अच्छा डाइट लें, साफ सफाई का ध्यान रखें, ठीक है। ये बॉडी के बारे में ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है। ऐसे ही हर मशीन के बारे में भी उसकी साफ सफाई रखी जाए, जब जो पार्ट चेंज होना है उसके निर्धारित समय पर उसको पार्ट चेंज किया जाए, या जब जो सफाई होनी है वो सफाई की जाए, ठीक। ठीक है। अब इस मेंटेनेंस को हम फर्दर 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक, कुछ मेंटेनेंस ऐसी हो सकती है जो आपको रोज करनी है, जैसे ऐसी कौन सी मेंटेनेंस हो सकती है जो आपको रोज करनी पड़ सकती है? सर ऑयल चेक करना। हाँ, जैसे आप जहां पर आप उसको हवा में से पानी मॉइस्चर अलग कर रहे हैं, तो पानी निकलेगा उस हवा में से, वो पानी बाहर निकलेगा, मशीन से गिरेगा कहीं पर, प्लस उस पानी में गंदगी भी हो सकती है, डस्ट पार्टिकल वगैरह हो सकते हैं, चिपचिपा पानी होगा, कहीं वो गिरेगा, कहीं ऐसा ना हो जम के गिर कर वहां पर कीचड़ हो जाए या ढेर लग जाए कोई और बहकर किसी और पार्ट को खराब कर दे। आपको उसको रोज देखना है कि भाई कोई कीचड़ तो नहीं हो गया, सफाई है, ठीक है ना। तो उसकी सफाई रखना आपको। मैंने इसके लिए आपको एक दूसरा मंत्र बोला, देखिए मेन 2 मंत्र है इसमें। एक कि आपको जो भी काम करना है वो उसमें वो मैनुअल को देख के करना है, और दूसरा कि वहां पर जो चीज जहां पर है, कोई भी चीज है, चाहे वो पानी की 10 बूंदे ही क्यों नहीं गिरी हैं, वो बूंदे वहां पर गिरी होनी चाहिए कि नहीं गिरी होनी चाहिए, अगर गिरी हैं तो क्यों गिरी हैं, ठीक है। और मुझे उसको वहां छोड़ना है कि उसे हटाना है, आपको ये पता होना चाहिए। ये 2 बेसिक मंत्र आप याद रखेंगे किसी भी चीज की मेंटेनेंस के ऊपर, किसी भी मशीन की मेंटेनेंस के ऊपर, तो आप सफल रहेंगे, ठीक है। तो ये डेली मेंटेनेंस में यही है कि आपको रोज सुबह प्लांट आते ही देखना है कि कहाँ कहाँ क्या कंपोनेंट रखा हुआ है, कोई आवश्यक वस्तु जो होनी चाहिए नहीं हो, या जो अनावश्यक वस्तु है जो नहीं होनी चाहिए वो है, तो उसको आपको हटाना है वहां से, ठीक है। फिर मंथली मेंटेनेंस में मैनुअल के हिसाब से जो भी फिल्टर्स हैं उनको अगर साफ करना है, एडजस्ट करना है, वो करना है आपको, बट ये मंथली करना ही करना है ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये तो हमने एक आइडिया दिया है कि ऐसे कुछ काम हो सकते हैं जो हर महीने करने, महीने में एक बार करने हैं। ऐसे ही हर छमाही वाले कुछ काम हो सकते हैं, बट ये महीने और छमाही, मासिक और छमाही ना होके ये कि कुछ आवर्स बेसिस पर भी हो सकते हैं। 500 घंटे, अब 500 घंटे तो तब होंगे जब मशीन चलेगी 500 घंटे, और मशीन चलेगी 500 घंटे तब जब इतनी ऑक्सीजन की जरूरत होगी, ऑक्सीजन की जरूरत वाले पेशेंट आएंगे हॉस्पिटल में। अगर हॉस्पिटल में ऐसे पेशेंट नहीं आ रहे हैं जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है, और जो भी एक्स्ट्रा टैंक है वो भरा हुआ है, तो मशीन चलेगी नहीं। मशीन चलेगी नहीं तो उसको इस तरह के चीजों की मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है। बट फिर दूसरी तरीके की मेंटेनेंस जो टाइम बेस्ड है, मशीन चले या ना चले,
आपको 4 महीने में ये काम, 6 महीने में ये काम कर ही देना है, वो काम करने हैं आपको। फिर कुछ काम ऐसे हो सकते हैं जो एनुअल हो, साल में एक बार करने। कोई परेशानी है? कोई परेशानी है? कोई दिक्कत है? तो सर ठीक, तो ये वो काम है, मतलब इस बेसिस पर मेंटेनेंस हो सकती है, बट ओवरऑल आपको ऑब्जर्व करना है कि मेंटेनेंस शेड्यूल में क्या लिखा है। मेंटेनेंस शेड्यूल दिया रहता है मैनुअल के अंदर, ठीक है। अब डेली मेंटेनेंस में आपको वही जाकर देखना है कि जहां जहां कोई वॉल्व है जिनसे पानी या गंदगी निकलती है वो साफ है, वो जो भी बाहर आना चाहिए उसका रास्ता बना हुआ है, ठीक है। अगर कहीं पर कोई मैनुअल ड्रेन बटन है, ठीक है, एक तो हुआ ऑटोमेटिक ड्रेन की अपने आप जैसे ही पानी आया, पानी जमा हुआ, वो निकल जाएगा। किसी मशीन में ऐसा भी हो सकता है कि अंदर टैंक हो, तो टैंक के लिए कोई बटन दिया होगा उसको साफ करने के लिए, ठीक है। अगर ऐसा कोई बटन है मैनुअल ड्रेन का, तो आपको मैनुअल ड्रेन बटन दबाकर उसको मैनुअली ड्रेन करना है, ठीक है। इसके बाद मंथली मेंटेनेंस होता है, मासिक मेंटेनेंस। उसमें आपको हर चीज को एटलीस्ट महीने में एक बार तो देख ही लेनी है कि भाई ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एयर फिल्टर देख लेना है, अगर उसको ऐसा शेड्यूल में लिखा हुआ है कि साफ करना है या बदलना है तो बदलना है उसको। और जो भी पाइप वगैरह हैं उनको देखना है कि कहीं से जाम तो नहीं हो रहे हैं। अगर जाम हो रहे हैं उसको खोल के साफ किया जा सकता है तो खोल के साफ कीजिए, नहीं तो अगर बदलना ही है तो बदलिए उसको। इसमें मटेरियल में तो काफी कुछ लिखा हुआ है कि ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, लेकिन मैं इसको ज्यादा रिकमेंड नहीं करता हूँ। कोई भी मशीन आपको कैसे साफ करनी है उसके लिए आपको मैनुअल को ही देखकर क्लियर होना है, ठीक है। अब जब आप मेंटेनेंस करते हैं, एक चीज तो हमने आपको बताया है कि डेली मेंटेनेंस हो सकता है, मंथली मेंटेनेंस हो सकता है, ईयरली मेंटेनेंस हो सकता है। साथ में कई बार आपको ऐसे मेंटेनेंस में विजुअल इंस्पेक्शन वाले मेंटेनेंस भी हो सकते हैं कि आपको लिखा रहेगा कि आप देखिए कि वहां अगर साफ है तो ठीक है, वरना खोल के उसको साफ कीजिए, ठीक है। तो उसमें विजुअल इंस्पेक्शन बोलते हैं उसको, कि आपको फिल्टर वगैरह को देखते रहना है, ठीक। अच्छा, मैंने आपको 2 बातें बताई अभी तक। एक मेन की मैनुअल को ध्यान रखना है आपको, दूसरा कि कहाँ पर क्या होना चाहिए वो ध्यान रखना है। तो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या हो सकती है मेंटेनेंस रिलेटेड, कोई आइडिया? सभी लोग सुन पा रहे हैं मुझे? यस सर। हाँ, कोई आइडिया तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या हो सकती है? फिल्टर मेंटेनेंस नहीं, देखिए आप जब भी किसी माहौल में रहते हैं, है ना, किसी भी माहौल में आप हैं, मान लीजिए आप अपनी मोटरसाइकिल रोज चलाते हैं और एक दिन आपने स्टार्ट किया, उसमें से कुछ घर आवाज आने लगी, ठीक, तो आप क्या करेंगे? आपको लग जाएगा कि कुछ दिक्कत है, इसको मैकेनिक के पास ले जाना चाहिए। तो एक जो ये नॉर्मल ऑब्जर्वेशन है, मशीन रोज चलती है, रोज इस तरह की आवाजें आती हैं, ठीक है। जहाँ कोई एबनॉर्मल आवाज आई, नॉइस मेंटेनेंस, क्या बोला? नॉइस मेंटेनेंस क्या? हाँ, नॉइज बेस्ड मेंटेनेंस। कि अगर कहीं से भी कोई अजीब आवाज आने लगी सडनली, ये नहीं कि नहीं मशीन तो चल रही है, ऑक्सीजन तो आ रही है भाई, चलने दो मशीन को, तो उस केस में। लेकिन अगर आपको दिख रहा है कि क्यों आवाज आ रही है, कोई अनवांटेड
आइटम पड़ी है वहां पर, कोई ऐसी चीज पड़ी है जो मशीन से टकरा रही है, आवाज कर रही है, तो उसको आप हटा देंगे। लेकिन अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्यों आवाज बदल गई, तो तुरंत आपकी जो मैनुअल है उसमें कोई ना कोई हेल्पलाइन नंबर दिया रहेगा, ठीक है, उस हेल्पलाइन नंबर पर फोन कीजिए और उसको डिस्कस कीजिए कि भाई ये आवाज आ रही है। चंद्रशेखर और विशाल भाई अपना माइक ऑफ कर दीजिए प्लीज। ठीक है, तो उसमें आपको जैसे ही कोई ऐसी एबनॉर्मल नॉइज, अनचाही आवाज सुनाई देती है या जो रेगुलर हर रोज नहीं आती है वो आज ऐसी आवाज सुनाई देती है, आपको वो मशीन मैन्युफैक्चरर का या मेंटेनेंस टीम का नंबर दिया रहेगा उसमें। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, अगर तो आपको सामने ही दिख रहा है कि क्यों आ रही है वो आवाज, कोई तार लटक गई है, कोई सामान गिरा पड़ा है, तो उसको ठीक कर लीजिए। लेकिन अगर उससे ज्यादा है जिससे आपको मशीन खोलने की जरूरत लग रही है, तो उसके लिए ऐसा कुछ भी खोलने की जरूरत नहीं है। पहले आप मेंटेनेंस जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको बात कीजिए कि भाई ये आवाज आ रही है। अगर वो कहता है कि हाँ ये खोल के ट्राई करो ऐसे, तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज उसके आने का इंतजार कीजिए। लेकिन उसको इंटीमेट करना जरूरी है, क्योंकि अगर आपने तभी इसको ऑब्जर्व करके आगे बात नहीं की तो वो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस से ब्रेकडाउन मेंटेनेंस में बदल सकता है। अगर आपने आवाज को ऑब्जर्व कर लिया है तो जब भी मशीन बंद होने का समय होगा, उस बंद होने के समय पर उसको खोलकर देखा जा सकता है। लेकिन अगर उसको आपने उस समय ऑब्जर्व करके ध्यान नहीं दिया तो वो अपने आप मशीन रुक जाएगी एक समय पर जाकर, और वो ऐसे समय पर रुक सकती है जब उसको चलने की जरूरत हो, जब उससे ऑक्सीजन निकालने की जरूरत हो, तो फिर वो घातक सिद्ध हो सकती है। ठीक है, और आपके जितने भी पाइप हैं जितनी भी ट्यूबिंग है इसमें, जिसमें से भी हवा निकलती है, उसमें हर जगह पर लगभग प्रेशर गेज दिए हुए हैं। जहां से ऑक्सीजन निकलती है उसमें ऑक्सीजन प्योरिटी मेजरमेंट गेज दिया हुआ है। तो जब भी कहीं कोई लेवल, जब भी कोई चीज अपने डिजायर्ड लेवल से नीचे जाती है, प्रेशर कम हो जाता है या अच्छा प्रेशर कम कैसे हो सकता है? अगर मान लीजिए कंप्रेसर ने 7 साढ़े 7 बार का प्रेशर दिया और एक पाइपलाइन में कहीं पर बाई चांस वहां 5 बार तक का प्रेशर चाहिए, लेकिन 5 बार का प्रेशर नहीं हो रहा है, तो क्या वजह हो सकती है उसकी? फिल्टर चौक है। फिल्टर चौक का एक रीजन हो सकता है, और कोई रीजन? पाइप लीकेज हो सकता है। हाँ, कहीं पर कोई पाइप लीक हो सकता है, कोई ज्वाइंट लीक हो सकता है। तो इसमें सबसे ज्यादा मेंटेनेंस में या जो ऑपरेट करेगा उसके लिए ये भी बहुत जरूरी है कि वो हमेशा देखता रहे कि जहां भी कोई रीडिंग डाउन जा रही है, तो आप सिर्फ किसी को ये फोन करोगे भैया रीडिंग डाउन जा रही है, लेकिन आप ये भी चेक कर सकते हो, मतलब बाहर से चेक किया जा सकता है ये तो, बिना किसी इक्विपमेंट के खोले कि हाँ यहाँ से हवा निकल रही है, लीक हो रही है, पाइप क्रैक हो गया है कि ज्वाइंट क्रैक हो गया है कि वॉल्व खराब हो गया है। ये चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको सुबह जाते ही प्लांट ऑन करने के बाद उसको अच्छे से एक बार विजुअल इंस्पेक्शन करना है कि क्या कहाँ पड़ा होना चाहिए, वहां पर है कि नहीं है, वहां होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कोई एबनॉर्मल आवाज तो नहीं आ रही है उससे। और इवन अगर हवा तक भी लीक होगी तो उससे भी अजीब आवाज आएगी। हवा अगर किसी छोटे ऐसी जगह से निकलेगी जहां पर उसके प्रॉपर निकलने की जगह नहीं है, तो वो अजीब सी आवाज आएगी, उसको आपको नोटिस करना है। और इससे पहले कि मशीन ब्रेक डाउन हो, प्रेशर इस लेवल पर चला जाए कि आगे काम नहीं हो सकता, उसको आगे इन्फॉर्म करना है। अगर वहां से ऐसी डायरेक्शन मिलती है कि हाँ भाई आप कर सकते हो इसको, या आपका एक्सपीरियंस इतना हो चुका है 2 साल 4 साल का कि आप ये सब चीजें अटेम्प्ट करने लगे हो, तभी आप उसको रिपेयर करेंगे। अदरवाइज जैसा मैनुअल में लिखा है कि भाई ये ऑब्जर्व करने के बाद आपको मेंटेनेंस इंजीनियर को फोन करना है, तो फोन ही करना है। ठीक है, ये साइकिल का पैडल नहीं है कि हमने अपने घर में ही ठोक दिया 2 हथौड़ा तो शायद चल जाएगा, नहीं चला तो कोई बात नहीं, बाद में जाके ठीक करा लेंगे। इसमें जो भी गाइडलाइन दी हुई है मैनुअल में, उससे इधर उधर नहीं हटना है। ठीक है, अभी ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं फिल्टर रिप्लेसमेंट के लिए, आप इनको पढ़ लीजिए। ठीक है, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, लेकिन यहाँ मैं फिर से ऐड करूंगा, ये मत सोच लीजिए कि आपको ये फिल्टर एलिमेंट ऐसे ही चेंज करना होगा हर प्लांट में, या आपको करना भी होगा कि नहीं करना होगा। ठीक है,
अगर बाई चांस आपको इस तरह का जो मॉडल हमने स्पेसिफिकेशन शुरू में दिखाई थी तो उसमें इस तरह का करना हो सकता है, लेकिन उसमें भी आज हम ये बात कर रहे हैं और 6 महीने बाद कंपनी इसी मॉडल में कुछ और बदलाव कर सकती है। इसीलिए बिना मैनुअल को रेफर करे आपको कोई भी मेंटेनेंस एक्टिविटी हाथ में नहीं लेनी है। नहीं तो आप ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी तरफ से सोचें कि भाई ये जरा सा काम है, इधर हवा लीक कर रही है, मैं खुद से कर देता हूँ, और वो ना हो, और उसके बाद जब वो मशीन ऑन होनी चाहिए उस समय पर वो ऑन ना हो पाए तो मुसीबत आ सकती है। हाँ, सर जैसे ये जानकारी चल गई है कि कोई जॉइंट सर लीकेज कर रहा है तो उसको तो सर कर सकते हैं ना, कि जैसे भाई जॉइंट लीकेज कर रहा है ठीक है, लेकिन जॉइंट में किस टाइप का सीलेंट लगा है, ठीक है। जब भी कोई जॉइंट होता है उसमें कुछ सीलेंट होता है, जैसे हम घर का पानी का पाइप लगाते हैं उसमें एक वो टेप लगाते हैं ना टाइट करने के लिए 2 पाइप के बीच में, तो आपको पता होना चाहिए, आपको वो पता होना चाहिए कि वो जो पाइप होता है वो क्या करता है। एक पाइप का चूड़ी दूसरे पाइप पे चढ़ता है, उसके बावजूद बीच में कुछ गैप बच जाता है, उस गैप को बंद करता है वो। तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें, माइक ऑफ कीजिए, किसकी आवाज आ रही है? माइक ऑन है भाई। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो जॉइंट है वो किस तरह का सीलेंट उसमें यूज होगा, वो डिपेंड करता है कि अंदर कितना प्रेशर है, ठीक है, और क्या अंदर से जा रहा है। हम अगर अंदर से पानी जा रहा है तो अलग तरह का प्रेशर होगा, अंदर से हवा जा रही है तो अलग तरह का प्रेशर होगा। अगर वो 7 बार का सिस्टम है तो अलग प्रेशर होगा, और अगर 20 बार का सिस्टम है तो अलग प्रेशर होगा। इसीलिए किसी भी चीज को तभी खोलिए जब आपको ये जानकारी हो कि हाँ उसमें आगे क्या सामान लगना है, वो सामान आपके पास है कि नहीं है, या उस सामान को अप्लाई करना, यूज करना आप जानते हैं, ठीक है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपना एक डेली लॉग रखना, कि अगर आपका कुछ मेंटेनेंस शेड्यूल दिया हुआ है, कोई सुबह जाते ही आपको ये बटन ऑन करने हैं, ये प्लग चेक करना है, इस पाइप को साफ करना है, तो गए और किसी दिन किया किसी दिन भूल गए, ऐसा नहीं। इसके लिए आप एक लॉग बनाइए कि उसमें डेट वाइज डेट डालिए, आज 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख, और जो जो काम आप करते जा रहे हैं उसको टिक कीजिए। कई बार हमको भी कंफ्यूजन होता है ना कि यार पीछे दूसरे कमरे का हमने स्विच पंखा ऑन किया था कि ऑफ किया था, ध्यान नहीं है, ठीक है। वो पंखा ऑन रह जाए ऑफ रह जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये ऑक्सीजन प्लांट में अगर आपकी ऐसी कोई छोटी मोटी गलतियों की वजह से ऑक्सीजन सप्लाई रुक जाती है तो वो कई लोगों के लिए जीवन और मृत्यु का सवाल हो जाता है। तो इसको आप ऐसा गारंटेड नहीं ले सकते, आपको इसके लिए हर चीज को नोट डाउन करना पड़ेगा। इवन यहाँ तक भी नोट डाउन करना पड़ेगा कि कब कब उसमें ब्रेकडाउन हुआ, क्या ब्रेकडाउन हुआ, उस ब्रेकडाउन को आपने कैसे रेक्टिफाई किया या करवाया, ठीक है। तो अब हम कंक्लूड करते हैं, 12:30 तक हमारी क्लास थी, 2 मिनट और बचे हैं। तो नीड फॉर मेंटेनेंस, मेंटेनेंस की जरूरत क्यों है, ठीक है, और मेजर कंपोनेंट्स क्या हैं, ये तो आप शुरू से पढ़ते ही आ रहे हैं। स्टार्ट करने के क्या क्या स्विचेस होते हैं और शटडाउन में क्या क्या स्विचेस होते हैं, फिर टाइप ऑफ मेंटेनेंस में क्या क्या है, कितने तरह के मेंटेनेंस होते हैं। मेनली 2 तरह के ही मेंटेनेंस है, यही आप ध्यान रखिए। और पहला टाइप मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इज द बेस्ट मेंटेनेंस, ठीक है। और फिर हम दोबारा से जो इंपॉर्टेंट चीजें उसको रिवाइज करें कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था, लॉग, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था मैनुअल, ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैनुअल। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि क्या चीज कहाँ रखी हुई है, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए आपको रोज, ये रोज का काम है। तीसरी चीज है नॉइज ऑब्जर्वेशन, कि कोई एबनॉर्मल नॉइज तो नहीं आ रही है। चौथी चीज है कि आपको अपना लॉगबुक, हर एक्टिविटी का लॉगबुक आपको मेंटेन करना है, ठीक है। ये 4 मेन है, इन्हीं के बेस पे बाकी सारी एक्टिविटीज है, ठीक है। चलिए अभी तो ये सेशन का एंड करते हैं हम लोग, मेंटेनेंस सेशन का। अब 2 मिनट के अंदर आप हमें फीडबैक दे दीजिए कि आपको इसमें क्या दिक्कत लगी और क्या बेहतर होना चाहिए था इस ट्रेनिंग के अंदर, इस सेशन के अंदर।
ठीक था सर। हाँ बताइए, कुछ सजेशन हो आपका जिससे कि मेरी अगली क्लास में मैं उसको बेहतर कर सकूं। सही था, ठीक था। सही था सर आपका नहीं suggestion। सर, सब ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ में आ ठीक, चलिए ठीक, धन्यवाद। अब सर इसकी शाम को PDF सेशन डाल होगा आपके दीजिएगा। समय पर। ओके सर। ठीक, सर ग्रुप पे पीपीटी शेयर कर दीजिए। सर ग्रुप में इसकी PDF सेंड कर दीजिएगा।